आइए, अपनों ने कल सल्तनत काल स्टार्ट किया था और सल्तनत काल में मैंने आपको ये बताया था कि 5 वंश होते। सबसे पहले नंबर पर आता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, के बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इन पांचों वंशों में से जो 4 थे वो तो थे तुर्क, और एक लास्ट वाला कौन होगा? अफगान। हमने जो स्टार्ट किया था वो किया था गुलाम वंश। गुलाम वंश स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि इसको मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। 1206 ईस्वी से 1290 तक इसका काल था और इसके जो फाउंडर थे ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के फाउंडर। ठीक। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको इसका संस्थापक कहते हैं गुलाम वंश का। आगे चलकर एक बात और जो तभी बात करेंगे। कुरान खमा के नाम से इसको जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाख बख्श के नाम से इसको जानते हैं। ये पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से धार्मिक मान्यता नहीं। फिर इसके काल में जो महत्वपूर्ण बातें रही या इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई उसमें मैंने आपको बताया था कुवत उल इस्लाम दिल्ली के अंदर है। यह भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी, ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात रही। और जो दूसरी बात है ये है कुतुब मीनार। इसको मैंने बहुत महत्वपूर्ण डाला था और मैंने आपको बता दिया था कि कुतुब मीनार है उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। 3 शासकों का नाम जुड़ा हुआ है और मैंने कहा था कि इसके पास एक महरोली स्तंभ है और एक मंत्र लिखा हुआ है। इस मंत्र के माध्यम से G20 की बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा विश्व को संबोधित, इस कारण से वो चर्चा में रहा। तीसरा आ जाइए, अब यहां से अपने को स्टार्ट करना। लिख दीजिए ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर के अंदर है, राजस्थान। चलिए, अब आप देखिए जो भी है। इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत की जो बात थी तो अपनों ने कल की क्लास थी जैसे यूट्यूब पर डाल दी है। नहीं देखी है जो नए बच्चे हैं वो वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। जितने पेज है आसपास छोड़ दीजिए और फिर 3 नंबर से चालू कर दीजिए। यहीं से उनकी दिल्ली सल्तनत से उनका सिलेबस स्टार्ट हो जाए। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये। अब ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। जैसे जैसे मैं लिखाऊं वैसे वैसे ध्यान रखना। लिख दीजिए यह मूल रूप से यह मूल रूप से संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी। यह मूल रूप से संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी। इसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? संस्कृत पाठशाला का विग्रहराज चतुर्थ ने। राजस्थान के एग्जाम में कई बार। अब यहां ध्यान से लिखना, इसे
मोहम्मद गोरी के कहने पर, अंडरलाइन करो, मोहम्मद गोरी के कहने पर, मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने छुड़वाकर छुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। चले, बातों का आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। डायरेक्ट में लिख दीजिए 1192, 1192 ईस्वी। चले, समझ गए मेरी बात को? यहां आप रुक जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कह रहा हूं क्वेश्चन आया हुआ है, आगे चलकर आपको कराऊंगा जब एमसीक्यू। क्वेश्चन आया हुआ है कि 2.5 दिन के झोंपड़े, सॉरी, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब करवाया था? क्या तो उसमें था 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी? वो बाद में बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे कब करवाया। समझे ना बात को? सेम ऐसे ही है ये, इसी टाइप का क्वेश्चन। अब काल किसका चल रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इमारतें पढ़ रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्य ऐबक ने ही करवाई है, लेकिन मोहम्मद गोरी के कहने पर, मोहम्मद गोरी के काल में। इन तीनों का सिस्टम यही है, क्योंकि ये तो 4 साल में तो सेट हुआ, बनाता क्या कुछ नहीं, पहले बनवाई थी। ये अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था आज सुबह, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ये ऐसे आया हुआ है, वो बाद में बात कर लेंगे। मैं उस पैटर्न की बात कर रहा हूं जो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये यहां पर इसका निर्माण करवाया 1192, ध्यान रखना। ये फिर होगी बात सारी। कुतुब मीनार कब बनी थी बताओ? 1199। ऊतल इस्लाम कब बनी थी? 1197। देख लो, 92, 99, 97। इन तीनों का निर्माण जो है, ये देखो, आज आप कौन से साल में हो? 2024 के अंदर हो आप, ठीक है? 2024 शताब्दी कौन सी है? 21वीं शताब्दी। अब बताओ इसकी कौन सी शताब्दी होगी? 12वीं शताब्दी। समझे ना बात को? है ना? आज आप ये कह सकते हैं कि 2024 में 20वीं शताब्दी है, 20वीं नहीं है, 21वीं है। इसी तरीके से 1197 में कौन सी शताब्दी चल रही है? 12वीं। समझ में आई ना बात सारी? ये आ चुके हैं क्वेश्चन। चलिए जी, अब ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है आपने लिखा है, तो अपनों ने 2.5 दिन का झोंपड़ा के नीचे लिखो, एक तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन जो तैयार किया था, अबू बकर ने तैयार किया था। अबू बकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये क्या है? 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, 16 खंभों, खंभ युक्त है। खंभ मतलब पिल्लर, 16 पिल्लर लगे हुए हैं इस पर। 16 पिल्लर लगे हुए। चले, एक और खास बात है इसकी, ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये है राजस्थान की पहली मस्जिद, पहली मस्जिद। आपसे कहते हैं कि 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है एक मस्जिद है। चलिए, अब लिखिए इतिहासकारों के कथन।
इतिहासकारों के कथन, स्टेटमेंट, ऐसे लिखो। बता दो। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल क्या कहता है? पर्सी ब्राउन क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? इनका ही ध्यान रख लो। इनमें आप कई भ्रांतियां हैं जो आपकी दूर हो जाएगी। अब इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? अब इसके अलग अलग स्टेटमेंट, आपने दोनों स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना है। इसमें लिख लो जॉन मार्शल, इसमें लिखो यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। जॉन मार्शल ये कहते हैं इसको हम 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार। अब 2.5 दिन का मतलब क्या होता है? 2.5 दिन का मतलब ये होता है कि कम समय में, ठीक है ना। अपने से बोलते हैं ना, कब आ रहा है? 1 सेकेंड, अभी आया। अब तो नहीं आए, समझे ना बात? यहाँ 1 सेकेंड कहने का मतलब ये होता है जल्दबाजी में, का अर्थ जल्दबाजी होता है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में बनाया गया था, इस कारण से इसको 2.5 दिन का बड़ा कहते हैं। ये जॉन मार्शल कहता है। पर्सी ब्राउन क्या कहते हैं? लिख दीजिए यहां पर, यहां पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। यहां पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। देखिए उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स का मतलब होता है जैसे हिंदू धर्म में मेला होता है ना, वैसे ही इस्लाम धर्म में उर्स कहा जाता है। ठीक, ये क्या कहते हैं? ये थोड़ी अलग बात कहते हैं। इनवर्टेड कॉमा में लिखना, मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। चले, ये कर्नल जेम्स टोड कहता है। तो आपसे इसलिए पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में किसने कहा था कि यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स? बेहतरीन क्वेश्चन होता है। तो ये पर्सी ब्राउन ने कहा, इतिहासकार थे। क्लियर होगी बात सारी? तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो मीनार हो गया बेहतरीन, और कुव्वतुल इस्लाम, 3 चीजें हमने कर ली है। ये इसी के कारण ये कुतुबुद्दीन ऐबक जाना। कुतुबुद्दीन ऐबक की इमारतें तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा इसकी मृत्यु भी महत्वपूर्ण। नई लाइन से लिखिए मृत्यु। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। चौगान पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर
पोलो खेलते घोड़े से गिरकर। घोड़े से गिरकर इसकी चौगान पोलो खेल घोड़े से गिर। और जो मृत्यु हुई थी स्थान था लाहौर। लाहौर में इसकी। चले, अब आप देखिए जो मृत्यु है इसके संबंध में 3 शासकों का नाम हमेशा ध्यान रखना। आगे चलकर बात करते रहेंगे, थोड़ी सी जमीन तैयार कर रहा हूं आप। मृत्यु के संबंध में एक तो ये पूछा जाता है वह कौन सा सुल्तान था जिसकी दुकान खेलते समय, वह कौन सा बादशाह था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से, वह कौन सा सुल्तान था, वह कौन सा बादशाह था जिसकी मृत्यु बम विस्फोट से हुई। 1300 अभी आया था थोड़ा टाइम पहले। ये है 2-3 मृत्यु है जिसकी मृत्यु थोड़ी अजीब तरीके से हुई हो ना, वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब ये हो गया, इसमें इतना ही पढ़ना है। अब आ जाइए, इसके बाद आए आराम शाह। आराम शाह नाम से ही पता लग रहा है आराम करेगा ये। इसमें लिखो यह अयोग्य शासक था, यह अयोग्य शासक था अयोग्य शासक था जिसे इल्तुतमिश, ध्यान रखना कई बार एग्जामिनर ये नाम भी इस्तेमाल, अल्तमस, इसे इल्तुतमिश ने हटा दिया था, हटा दिया था। ने हटा दिया था। चले, आइए अब इसके बाद आए इल्तुतमिश। अल्तमस, इसको लगा दीजिए पोस्टिप। इसमें लिखो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। चले, आइए इसका जो निक नेम है एक आ जाता है गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, 4 साल के लिए आया था, इमारतें भी उसने मोहम्मद गोरी के काल में बनाई, तो इसका उतना कोई योगदान नहीं रहा। तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, शाबाश। अब यदि आपसे ये कह दे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, रियल फाउंडर ऑफ गुलाम, अबिल तुतवी, है ना। ठीक वैसे ही याद कीजिए मैंने आपको गुप्त वंश में कराया था, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट। लिख दीजिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक।
आइए देखिए, पहला सुल्तान इसने खलीफा से धार्मिक मान्यता, धार्मिक मान्यता मतलब खुतबा, खुतबा बोलते हैं, खलीफा से धार्मिक मान्यता ली। धार्मिक मान्यता, इससे पहले किसी ने धार्मिक मान्यता नहीं ली थी, खलीफा को माना नहीं, किसी ने खलीफा को लाया, उससे धार्मिक मान्यता ली। तो खलीफा भी इतने सालों से बेचैन था, वो भी खुश हो गया कि चलो मेरे को बुला लिया। उसने इल्तुतमिश को एक उपाधि दी, उपाधि मतलब टाइटल, सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम ये उपाधि दी खलीफा के द्वारा। सुल्तान ए आजम। चले, अब देखिए, इसके काल में जो राजधानी थी, इसने राजधानी दिल्ली कर दी थी। ये राजधानी बदल दी इसने, क्या दिल्ली को राजधानी और लाहौर के स्थान, पहले लाहौर थी, बताया था मैंने। ये जो दिल्ली है, एक तो इसका जो निक नेम है, ये कहा जाता है रेलियों का शहर। ये है, ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। ये आपका स्टेटिक जीके होता है, ध्यान रहे, यमुना नदी। चले, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था रजिया। आगे चलकर कान बनेगी, महत्वपूर्ण है ये भी, लेकिन इसका इतना ज्यादा योगदान नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन फिर भी आता। इसमें लिख दीजिए, इसे इल्तुतमिश ने इसे इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर, उत्तराधिकारी जीवन में ये बहुत आप ये कह सकते हो कि इसकी बहादुरी की चर्चाएं होती थी रानी लक्ष्मीबाई की तरफ। ये क्या शेर से मुकाबला करती थी, तब बताते हैं इतिहास, शेर से लड़ बैठ। इसका एक पुत्र था, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज है, माता का नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान
ये जो शाह तुर्कान थी, ये क्या थी? एक वेश्या थी। लेकिन इस क्या है, कुतुब इसको इल्तुतमिश को पूरे अपने जाल में फंसा रखा था। क्या शानदार तरीके! तो इसने किसी तरीके से रजिया के स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया, सुल्तान बना दिया था। तो ध्यान रख लेना, शाह तुर्कान के नीचे लिखो यह एक वेश्या थी, यह एक वेश्या थी। चलिए, अब देखिए निर्माण कार्य, इससे संबंधित निर्माण कार्य। सबसे पहले लिखो गंधक की बावली, ये दिल्ली में है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, ध्यान रखना। मैं साथ में ही लेके चल रहा हूँ, वहां भी करवाता हूँ, यहां भी करवाऊंगा। आर्ट एंड कल्चर को बहुत मजबूती से पेश करना है अपनों ने। कोई भी मुद्दा छोड़ना चाहिए कि यदि अपने नोट्स में 2 बार भी आ जाए, 2 बार रिवाइज भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान रखना। बार बार इसको पढ़ेंगे ना, बार बार अपने किताब नोट्स के अंदर आएगा तो मेरे ध्यान रहेगा। दूसरा, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशली। दूसरा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, ये भी दिल्ली में। इसको ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुर्कों के द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा, तुर्कों के द्वारा बनाया गया भारत में पहला मकबरा है। इस कांड से ये इंपॉर्टेंट बन जाता। चले आइए, नई लाइन से लिखिए, प्रमुख आक्रमण, अटैक, प्रमुख आक्रमण, अटैक। आइए, सबसे पहले लिखिए तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध 1216 ईस्वी, 1216 ईस्वी, 1216 ईस्वी, तराइन का तीसरा युद्ध। याद कीजिए, तराइन के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी 1191 में। दूसरा युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, वो बात कर चुके हैं। ये तीसरा है। इसी तरीके से आगे पानीपत के भी 3 युद्ध होंगे, उन तीनों का ध्यान रखना। तराइन और पानीपत, ये जो युद्ध है, 6 युद्ध हो गए टोटल। खुद ले रखा होता है एग्जामिनर ने, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसको ये नहीं पता वो कंपटीशन की लाइन में नहीं होता। ये 3, तराइन और पानीपत। आगे चलकर तराइन का तीसरा युद्ध है। ये जो हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज। ये जो यल्दोज है, गजनी का शासक। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान, है ना।
गजनी का शासक। 1216 में, ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन आता है 1261। एक को इधर उधर मत कर देना, तो अपॉइंटमेंट लेटर भी इधर उधर हो जाएगा। तो विजेता रहा। ऐसे मैं आपको ऐसे गलत गलत बोलता रहता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर इधर उधर हो जाएगा, फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे, बुरा तो नहीं लगता आप लोगों को? ऐसे ऐसे नहीं कि तू कौन होता है मुझे कहने वाला, होता है ना कई बार, तेरी हिम्मत कैसे हुई, पैसे दिए हैं, ऐसे होते हैं कई कई। कोई बात नहीं, जिसके हो बता देना, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। चलिए जी, होगी बात सारी, ध्यान रखना। दूसरा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके काल में क्या है, मंगोल आक्रमण हुए थे, मंगोल जाति का आक्रमण। मंगोल जाति का आक्रमण हुआ, ये इस दूसरी महत्वपूर्ण है, मंगोल जाति का आक्रमण। आइए पहले तो हम मंगोल जाति की बात करेंगे, में लिख दीजिए, यह है मध्य एशिया की मध्य एशिया की लड़ाकू व खूंखार जनजाति थी। मध्य एशिया की लड़ाकू और खूंखार जाति थी। भारत पर ये भी लिखना, आक्रमण करने वाला पहला मंगोल, ये था चंगेज खान। चंगेज खान, इसने जो अटैक किया था, ध्यान रखना है आपने, 1221 में किया भारत पर, चंगेज खान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आपके ऐसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि ये जो चंगेज खान था, है ना, इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था तेमुचिन। तेमुचिन, ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन, लगता है शनिवार को भी कह सकते। तेमुचिन, चलें। आइए, अब ये कहाँ का था, का जन्म कहाँ हुआ था, ऐसे से भी कह सकते। इसमें लिख दो, यह है मंगोलिया का था, मंगोलिया। वैसे तो मंगोल है, आ गया मंगोल। देखिए मंगोलिया आज की डेट में कहाँ है, क्या जब आप, ये मंगोलिया है, ऐसी स्थिति आपको मिली। ऊपर की तरफ है रशिया, नीचे की तरफ है चाइना। आप ऐसे कह सकते हो जैसे सैंडविच कंट्री है ये, सैंडविच, दो ब्रेड, तो ऊपर वाली ब्रेड तो रशिया है, नीचे वाली ब्रेड चाइना है, और बीच में जो सैंडविच है वो मंगोलिया। अब ये आपको मैं नहीं दिखाने जा रहा, आप खुद देखोगे एटलस में।
मैं तो बताने वाला हूँ, अब नहीं करते हो, आपके पास वक्त नहीं है। ये एक ही भी समस्या होती है, वक्त नहीं है सर, पास टाइम नहीं। वो आपकी मर्जी, वो आपकी समझ। ये मंगोलिया ऐसे है, काम आएगा। आप तो बना लीजिए, सैंडविच कंट्री है। चलिए, अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना, मैं जिससे पूछूं वही जवाब दे। हाँ जी, आप बताइए। नहीं नहीं, पहले नाम कौन थे? आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मत बोलिए कोई भी, आ रहा हूँ, टेंशन मत रखो। मैं, आप कहीं सोच रहे हो आपके दिल की तमन्नाएं पूरी कर। यूनान, यूनानी ठीक है। तो ग्रीक, चक, पार्थियन, शाण, फिर कोई बात नहीं बेटा, अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास, शाबाश। आप बताइए बेटा, ये जो इंडो ग्रीक है, शक है, पार्थियन है, इनको मत बोलिए। सबसे पहले कौन आया? और मत बोलो, और मत बोलो, आ रहा हूं बस। सिकंदर भी आएगा, अलेक्जेंडर भी आएगा, सब आएगा। बस मेरे को थोड़ा सा हाथ खड़ा करके बता दो, सिकंदर किसके कुलकुली में आ रहा है? बताइए। सबसे पहले यूनानी आए थे, उसके बाद में इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन ये नहीं बोलने। वो तो उन्होंने तो राजवंश स्थापित किया था, इस कारण से उनका अटैक नहीं माना। बताइए। हाँ, ये यूनानी हो गया। चलो जी, कोई बात नहीं। आप बताओ। यूनानी के बाद है हुण। याद कीजिए, कौन था हुण शासक? खुशनवाज रहा था ना, गुप्त वंश में। उसके बाद, उसके बाद अरब। याद कीजिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मोहम्मद बिन कासिम। फिर तुर्क, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क, वैसे तो सुबतगीन था, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हम गजनी को मानते। फिर मंगोल। मंगोल, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल चंगेज खान। ये कभी मत भूल जाना, कभी मत भूल जाना। ये बीच में जो शासक आपको कराए थे, विदेशी शासक, उन्होंने सत्ता स्थापित की थी, उनको आप आक्रमण की दृष्टि से नहीं देख सकते, है ना। ये आपके याद होना चाहिए। इससे ज्यादा एक आगे की बात बता देता हूं। तैमूर लंग, ये उज्बेकिस्तान का होगा। ये यहीं से ही रट के चले जाना, यहीं से। यूनानी, यूरोपियन नहीं। यूरोपियन तो वैसे भी कह सकते हो, क्योंकि यूनान यूरोप में ही तो आता है। हाँ, तो वो बात, ये तो बोलते यूनानी। और यूनान एक देश है ना, जिसको ग्रीस बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में उसकी यात्रा की थी, सम्मानित किया गया था। वो वाला यूनान, तो यूनानी बोलते हैं। और यूनान यूरोप में आता है, तो यूरोपियन भी कह देंगे तो ही गलत नहीं होगा।
लेकिन यूरोपियन शब्द इस्तेमाल नहीं होता कभी भी। ये आपके याद हो जाना चाहिए यहीं पर। और कभी भी पूछ सकता हूं, और मैं कब पूछूंगा ये और बता दूं, ये मैं तब पूछूंगा जब तैमूर लंग की बात करूंगा। ये पहले ही याद कर लेना। अब फिर अब की बार जिसके याद नहीं हुआ फिर उसकी मेरी बात पूरा लाइन बतानी पड़ेगी। चले, आओ वापस आ जाइए इल्तुतमिश पर। पहला लिखिए, देखिए पहला सुल्तान ने भारत में पहली बार अरबी सिक्के जारी किए। भारत में पहली बार अरबी सिक्के, अरेबियन कॉइन्स जारी किए। टका, गनी, टका, ससगनी, पित्तल। देखो जब भी आपके सामने ऐसी बातें आए जो बच्चे कर चुके हैं, उनको शुरू से ध्यान रखना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा, उसके बाद में वैदिक सभ्यता में निष्क और शतमान, उसके बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट था, वो चांदी का सिक्का लेकर आया था। उसके बाद इंडो ग्रीक सोने का सिक्का लेकर आए थे, कुषाण सोने का सिक्का लेकर आए थे। के बाद में जो मोहम्मद गोरी था वो दिहली नामक सिक्का लेकर आया था, में देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति लगी हुई थी। वो अब इसके बाद में ये आ गए। एक अब आपको ये भी पता होना चाहिए कोई भी सिक्का हो वो किसका बना हुआ है, ये पता होना चाहिए। तो ये जो था ये चांदी का था, ये भी चांदी का था, ये जो था ये पीतल का था। चले, दूसरा लिखिए, तुर्कान ए खालगानी का गठन। तुर्कान ए खालगानी नाम ऐसे ही होता। ये क्या होता था तुर्कान ए चिहालगानी? 40 सरदारों का एक दल होता था। सरदार का मतलब यहाँ लीडर है, कुछ और मत समझ लेना। तुर्कान ए चिहालगानी का गठन। है? अब ये 40 सरदारों का जो दल था, इसी कारण से इसका जो अन्य नाम है ये कहा जाता है चालीसा। चालीसा कहा जाता है, कई बार ये शब्द भी इस्तेमाल कर लेते। चले, अब एक प्रथा होती थी, इक्ता प्रथा। तीसरा लिखिए, पहला सुल्तान जिसने इक्ता प्रथा, इक्ता ट्रेडिशन
एकता ट्रेडिशन को स्टार्ट किया? पहला सुल्तान एकता प्रथा को स्टार्ट किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें एकता प्रथा क्या थी, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एकता प्रथा क्या थी। इसमें क्या होता था, जो भी अधिकारी होते थे, राज्य के जो अधिकारी होते थे या जो सैनिक होते थे, उनको क्या पेमेंट नहीं दिया जाता था, उनको क्या भूमि दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। ये एकता प्रथा होती थी, इसने स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी इस एकता प्रथा को समाप्त कर देगा और सैनिकों को वो पैसा देगा, राशि देगा, नगद देगा। इसमें आप लिखिए एकता प्रथा के नीचे, देखिए इसके तहत सैनिकों या राज्य के अधिकारियों को, राज्य के अधिकारियों को भूमि के वो वेतन के बदले, वेतन के बदले भूमि दी जाती, रेंट, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। चले, इसमें लिख दीजिए प्रारंभ 1226 ईस्वी में इसको चालू किया। चले, यहीं पर एक बात लिख दीजिए, आगे अपने बात करेंगे तो मौका मिला तो नोट डाल के लिख दीजिए। इस प्रथा का अंत, इस प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चले, ये था जी आपका अल्तमस, इल्तुत, मोती मोती सारे आ गए हैं, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण शासक था। अब इसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद जैसे इसने उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया सुल्तान को, लेकिन रजिया सुल्तान नहीं बना, रुकनुद्दीन फिरोज बन गया। रुकनुद्दीन फिरोज। अब ये ज्यादा ही रुक रुक के चल रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, और उसके बाद आई रजिया सुल्तान। इसको टिक कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन दे रजिया सुल्तान। लेकिन वो ये है कि इसमें ज्यादा 3-4 लाइनें लिखनी होती, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। लिखिए, पहली महिला, पहली महिला पहली महिला जिसे हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के तख्त-ओ-ताज, सिंहासन भी कह सकते, हिंदुस्तान के तख्त-ओ-ताज पर बैठने का गौरव हासिल। बैठने का गौरव हासिल हुआ। चले, अब देखिए पहली महिला थी, इस कारण से इसका काल भी पूछ लिया।
रजिया सुल्तान ने भारत में कब से कब तक शासन किया? हर किसी का नहीं पूछ, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसका क्यों पूछेंगे, क्योंकि पहली महिला थी, इस कारण से आपको ये, इसका जो काल था 1236 से 1240, 4 साल तक ही किया। अब देखिए, हम 1236 की बात कर रहे हैं, और ये बेसिकली चाहे तुर्क है, आपसे पूछ ले, रजिया सुल्तान कौन थी? तुर्क थी। वैसे कह दें तो हम यही कहेंगे भी इस्लाम धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ये कोई डाउट नहीं। अब देखिए, आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि रजिया सुल्तान इतने कम समय तक शासन क्यों कर पाई थी? वह यह भी था कि इस शासन काल में बड़ी पेचीदगियां, इसने अपने तरीके से इसने इसको टैकल किया था, लेकिन इसको वैसे महान शासक का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं खड़ा, के विरोधी बहुत ज्यादा, और अपने थे वो ज्यादा विरोधी थे, और उसके विरोध का जो कारण था वो इसका महिला होना था, महिला होना था। आज भी आप इस्लाम धर्म में देखते हो 3 तलाक आज बंद हुई, अब बंद हुई। सोचिए उस टाइम क्या स्थिति। तो महिला एक राज कर रही थी, ये इसके पतन के कारणों में शामिल था, का महिला होना इसके एक पतन का कारण बना, कारण से ढंग से शासन नहीं कर पाई थी, और 1240 में डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी। एक लाइन लिख दीजिए, देखिए, इसका महिला होना, इसका महिला होना इसके पतन का, इसके राजनीतिक पतन का कारण बना, इसलिए का महिला होना के राजनीतिक पतन का कारण बना। अब इसके जीवन में कई पात्र हैं, यदि आपको देखना हो तो हेमा मालिनी की एक फिल्म है रजिया सुल्तान, उसको भी आप देख सकते हैं जब मौका मिले तब। वहां पर आपको एक पात्र मिलेगा याकूब, याकूब, लिख दीजिए, इसे रजिया ने, इसे रजिया ने अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया, अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया। अमीर ए आखूर। अब ये जो याकूब था, ये क्या तुर्क नहीं था, लेकिन रजिया को इससे विशेष लगाव था, तो इसने ये पोस्ट इसको दे दी। इस पोस्ट का विरोध हुआ, कमेंट सुन लीजिए, इस पोस्ट का जो विरोध किया था एक व्यक्ति था, उसका नाम था अल्तूनिया, आगे चलकर बात करेंगे, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अल्तूनिया ने विरोध किया। अब अल्तूनिया भी कम महत्वपूर्ण नहीं था, ये पूरी शासन व्यवस्था में एक स्तंभ के रूप में काम करता था। जब इसने डटकर विरोध किया भी आपने इस गैर तुर्क को कैसे बना दिया, तो रजिया ने कहा कि टेंशन मत ले, तो मैं तेरी ही से विवाह कर लिया। ये बात हुई थी, ठीक है। और अब आपको ये भी एक ध्यान रखना है, जिस इस टाइप के जब आपके सामने शब्द आ जाए, तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में अमीर अखूर पद क्या होता था। ये जो पोस्ट है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ये अश्वशाला का प्रधान था। घोड़ों की देखरेख, घोड़ों का जो सिस्टम था वो इसी के पास था, और घोड़े बहुत महत्वपूर्ण होते थे, युद्धों में इस्तेमाल होते थे, कारण से यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर देता आ जाती।
इसके पति का नाम था अल्तूनिया। अल्तूनिया के नीचे लिखो ये इसने याकूब की नियुक्ति का विरोध किया था। इसने याकूब की नियुक्ति का विरोध किया था। इसके विरोध को दबाने के लिए रजिया ने इससे विवाह किया। रजिया ने इससे विवाह किया। अब आइए हत्या 1240 ईस्वी डाकुओं के द्वारा कैद थे, उन्होंने कर दिया। जब भी आप ऐसी चीजें पढ़ो तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो। कई बार ऐसे हो जाता है कि आप पेपर में देखते हो निम्न में से कौन पितृहंता था, क्या वह कौन सा शासक था जिसने पिता की हत्या की थी, मतलब पितृहंता शब्द इस्तेमाल कर। वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु हत्या से हुई थी, या हत्या के कारण जो मारा गया था, या जिसकी हत्या हुई थी। ऐसे है ना, मतलब आपका दिमाग निकालने वाले क्वेश्चन होते बहुत आसान है, बस थोड़ी सी नजर की बात होती। चलिए अब आइए, इसके बाद आए बहराम शाह। फिर आए मशहूद शाह। फिर नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद, ये जो नासरुद्दीन महमूद है ये इल्तुतमिश का पुत्र था। इसको एक उपाधि प्राप्त थी, दरवेश टाइटल। दरवेश का मतलब होता है फकीर, फकीर की तरह रहता था। इसमें लिखो यह एक अयोग्य शासक था। यह एक अयोग्य शासक था। इतिहासकारों के अनुसार यह एक अयोग्य शासक था। इतिहासकारों के अनुसार यह कुरान लिखता था। इतिहासकारों के अनुसार यह कुरान लिखता था और उनकी प्रतियां, प्रतियां मतलब कॉपीज, कॉपी करके, और उनकी प्रतियां बेचकर गुजारा करता था। और उनकी प्रतियां बेचकर, कॉपीज बेचकर गुजारा करता था।
अब इसके बाद आए गयासुद्दीन बलबन, को लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। गयासुद्दीन बलबन मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका जो अन्य नाम था बहाउद्दीन, बहाउद्दीन, बहाउद्दीन इसका अन्य नाम। क्या कई उपाधियां धारण की थी, टाइटल्स, कई उपाधियां धारण की थी। उलूंग खान, चिल्ले इलाई, ये ज्यादा पूछी। चिल्ले इलाई की उपाधि धारण करने वाला गुलाम वंश खान कौन? जिल्ले इलाई। तो जिल्ले इलाई होता है, इसका उर्दू शब्द है, का जो अर्थ होता है इमेज ऑफ गॉड। इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिबिंब। इमेज ऑफ, ईश्वर का प्रतिबिंब। चले, अब इसकी का जो जीवन है, जीवन चरित्र, उसकी बात कर, आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगा। मोटिवेशनल इसका रहा है। जीवन चरित्र, ये जो बलबन था, वास्तव में स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं। जब इल्तुतमिश का काल आया, तो इल्तुतमिश के काल में यह भिस्ती का काम करता था। अब देखिए भिस्ती क्या होता है। भिस्ती, आप जब आप एक फिल्म देखोगे 1942 से लव स्टोरी, किशोर की फिल्म, उसमें लास्ट वाले सीन ग्रेज होता है, वो एक कत्ल कर देता है, वहां खून बिखर जाता है, तो फिर उस खून को साफ करने के लिए वो कहता है भिस्ती को बुलाया जाए। लास्ट वाले सीन, भिस्ती को बुलाया जाए, फिर वो भागा भागा आता है, उसके पीछे एक टैंक सा लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा होता है, फिर वो साफ करता है। तो पानी छिड़कने वाले, पानी छिड़कने का काम करता है, उसको हम भिस्ती बोलते। लिख दीजिए, पानी छिड़, पानी छिड़कने वाला। फिर रजिया सुल्तान आई। रजिया सुल्तान के काल में अमीर ए शिकार के पद, शिकार खाने का अधिकारी बन गया। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, पानी छिड़कते, यहाँ इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, अमीर ए शिकार के पद। लेकिन ये रुका नहीं और तैयारी लगातार करता रहा, करता रहा, करता रहा, और फिर जब नासिरुद्दीन महमूद का काल आया, यहां पर ये प्रधानमंत्री बन गया। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है,
कि इल्तुतमिश, सॉरी, वो बलबन किसके काल में प्रधानमंत्री? नासरुद्दीन महमूद के काल में, अभी बात की थी ना। प्रधानमंत्री, और बाद में देखिए शासक बने। इसका पानी छिड़कते छिड़कते शासक बने। तो अकेले हमारे सामने ये एग्जाम्पल नहीं है कि चाय पीने वाला प्रधानमंत्री, पानी छिड़कने वाला भी प्रधान बन गया। बहुत है, आपको भी इससे मोटिवेशन लेना चाहिए। चलिए, अब आइए नीतियां व सिद्धांत, पॉलिसीज एंड पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। देखिए, बलबन पहला सुल्तान था जिसने मंगोलों के विरुद्ध एक विशेष नीति का अनुसरण, स्पेशल पॉलिसी बनाई, स्पेशल पॉलिसी को फॉलो किया। बलबन पहला शासक था जिसने मंगोलों के विरुद्ध विशेष नीति का अनुसरण किया। बलबन पहला सुल्तान था या पहला शासक था जिसने मंगोलों के विरुद्ध एक विशेष नीति का अनुसरण किया।
देखो हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा मुझे रिपीट। तुर्कान ने चिहालगानी को समाप्त किया था, बलबन। एक, इसने लोह व रक्त की नीति का अनुसरण किया, लोह व रक्त की नीति को फॉलो किया। लोह व रक्त की नीति क्या होती थी? जैसे यदि कोई विद्रोही होता या गद्दारी करता तो उस गद्दार की, विद्रोही की हत्या कर दी जाती और उसकी पत्नी व बच्चे को दास बना लिया। लाइन लिख दीजिए, लिखो, इस नीति के तहत यह विद्रोही व्यक्ति की, इस नीति के तहत यह विद्रोही व्यक्ति की हत्या करके, विद्रोही व्यक्ति की हत्या करके उसकी पत्नी व बच्चों को, की पत्नी व बच्चों को दास बना लेता था। पत्नी व बच्चों को दास बना लेता। ठीक, चलिए जी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, कल यहीं से स्टार्ट कर देंगे, प्रमुख। ठीक है, कल बात करेंगे।